आपकी फिजिक्स का पहला चैप्टर है भौतिक जगत। क्या है? भौतिक जगत। घोर घोर गुरुजी 1 2 पाठ 4 पाठ तक रखे हैं, आगे नहीं ले चल रहे हैं। कोई बात, चला जाएगा, लेकिन समझ समझ के चला जाएगा तो और अच्छा रहेगा। और भी अगर 11 वाले बच्चे हैं तो उनको समझा दीजिए, क्लासेस शुरुआत से चलते हैं, पढ़ लेंगे तो वो हमारा जो एक वीडियो देखे होंगे उस वीडियो में होगा, पढ़ाई पर कुछ मोटिवेशनल बातें हो, उसको जरूर सुन लें, प्रभाव आएगा जिंदगी, है ना। भौतिक जगत में सबसे पहले हम ये जान लें कि साइंस क्या है। साइंस में विज्ञान जानना जरूरी है। विज्ञान का मतलब क्या होता है, एक अच्छा डेफिनेशन देखते हैं। विज्ञान का मतलब आप क्या करें, प्रयोगों और प्रेक्षणों पर या प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर प्राप्त सुसंगठित सुव्यवस्थित प्रयोगों और प्रेक्षणों। देखिए, प्रयोग और प्रेक्षण क्या होता है। प्रयोग और प्रेक्षण का मतलब यह है कि सिंपल सा ये समझिए कि आप बनाते होंगे नचौना, पत्ता फाड़ के बनाए होंगे। अरे पत्ता फाड़ के नचौना नहीं बनाए, और हवा चलते समय नचाएं, तो हवा चलते समय जब नचाए होंगे तो वो एक तरह से आप क्या किए, प्रयोग किए, और उसका एक परीक्षण भी हो गया। प्रेक्षण क्या होता है, एक प्रयोग को कई बार करके उसको फिर देखना, एनालिसिस करना उस पर कि हो क्या रहा। एक प्रयोग क्या है, प्रयोग ये देखते हैं नाचता है कि नहीं, नाचने लगा तो उसमें एक बार छोटका पत्ता, एक बार बड़का, एठे इतना केरक पत्ता डाल के नचाओ, नाचेगा? अरे एठे नचौना नचाओगे छोटका पत्ता से, एठे बड़का केरक पत्ता डाल दो, इनमें नाचेगा? नहीं नाचेगा ना। तो जब केरक पत्ता डालोगे वो नहीं नाचेगा, तो इसका मतलब वो प्रयोग था, तो एक तरह से क्या था। और उस प्रयोग में आपने 1 प्रेक्षण, 2 प्रेक्षण और 3 प्रेक्षण लिया। आम एक पत्ता लिया, फिर महुआ पत्ता, फिर केरा पत्ता, एक जगह फेल हो गए। तो इस प्रयोग में कई बार आपने क्या किया, एक प्रयोग किया, उस प्रयोग से अब वो एक तरह का वो क्या हो गया, उसमें बातें आई सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, है ना। सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध क्या होता। सुव्यवस्थित का मतलब ये है, मैंने बताया था सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित का मतलब जब हम लोग पलथी मार के खाने बैठते हैं, कुछ लोग तो थरिया लेके नाच नाच खाते हैं छतवा पे, है ना, नाच नाच खाते, घूम घूम खाते, है ना। अब मान लो इस छतवा पे तुम बैठ के खा रहे हो, तुम्हारा दोस्तवा यहाँ बैठ के खा रहा गोड़वा लटका के, छुट्टी होने के बाद, तो ये चिल्लाते है तोरे का बनल है, तो ये चिल्लाते तोरे का बनल है, तो हम तो देखते ये थरिया में लेके ना। तो जब खा रहे होते हो इसमें थरिया में लेके, गटर गटर जब खाओगे तो उसमें क्या है, ऐसा तो है नहीं कि जो ऊपर ताको अपनी दोस्तवा देखो कि अब्बा ही छोड़ लेगा, इकट्ठा गटक जाओ, ऐसा तो करोगे नहीं। पूरा थरिया इकट्ठा लो एक ठो, और पूरा बढ़िया से क्या करो, बढ़िया डंडा ले लो और तुरंत डाट के ठोक दो, ऐसा तो होगा नहीं। अगर ऐसा करोगे तो सारा साइंस वही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। साइंस का मतलब B+ ज्ञान। अभी पढ़ाएंगे विशेष प्रकार का ज्ञान। विशेष प्रकार का ज्ञान, कोई भी क्रियाकलाप जब करते हो, जब तक उसमें कोई विशेषता नहीं है वो क्या है, बेकार। विशेषता का मतलब ये है, जैसे और समझते, ये क्रमबद्ध का मतलब ये हुआ, एक कौर उठा उठा खाना, इसे क्रमबद्ध कहते हैं। सुव्यवस्थित का मतलब ये है, ये नहीं कि ये थरिया लें, रोटियों वहीं फेंक दें, चावलों फेंक दें, दही के खपस दें, इसे ऐसा मिला दें, है ना। वो उसका सुव्यवस्थित का मतलब चावल दाल रोटी सब्जी अलग अलग निकाल के सजाना, सुव्यवस्थित और संगठित हो गया। ये एक तरह का आपके पास नॉलेज है कि इस तरह से खाना खाया जाता है, वो ही एक तरह का क्या है, विज्ञान। हम उस तरह का जो ज्ञान का उपयोग अपनी परिघटनाओं का, अब वहां तो एक सामान्य चीज है, लेकिन हम अपनी परिघटनाओं के बारे में, जैसे ये परिघटना एक तरह से ये है कि जब बिजली चमकी होगी तो रात में भी उजाला हो गया, एक तरह से
परिघटना थी। और भविष्य का कथन क्या, ऐसा सोचना कि ऐसा काहे न कोई निर्माण कर दें कि रात में भी उजाला दे। भविष्य का एक कथन, जैसे मैंने बताया था, आप जान लीजिए कि भविष्य का कथन क्या है कि जैसे रामायण में लिखा गया था पुष्पक विमान, लोग उस पे बैठते थे और मन की गति से तेजी से जहां चाहे वहां चले जाते थे, उड़कर चले जाते थे। बाद में इस कथन का, जो भविष्य का कथन था, उस कथन को संशोधित किया गया। संशोधित करने का मतलब यह है कि संशोधन के साथ साथ नियंत्रण भी जरूरी। संशोधन का मतलब यह है कि उड़ने वाला जान गए, रोकने वाला जनबा नहीं किया। अब उड़ गए, एक बार इतना ऊपर उड़ गए, अब कंट्रोल से बाहर हो गए। अब तुमको भूख लग गई, नीचे आ ही नहीं पा रहे हो, अब ऊपर तो उड़ गए। अब आप तुम्हारे पास नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण का मतलब ऐसा उड़े कि रास्तों में बिल्डिंग पड़े, धड़ाक दे लड़ो, थोड़ा बदल जाए, या ऐसे जगह जा गिरो, फिर दोबारा झाड़ी झुंगा में जा फंस जाओ, फिर दोबारा उठ ना पाओ। ये भी क्या है, नियंत्रण से बाहर। तो कोई भी जो प्रयोग होता है, उस प्रयोग में हमेशा क्या होना चाहिए, एक तरह का जो कथन हो, उस कथन में कुछ संशोधन करिए और उस पर नियंत्रण कर लीजिए। यही विज्ञान समझाता है। बात समझे? तो आपको विज्ञान की परिभाषा समझ, प्रयोगों प्रेक्षणों के आधार पर सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान या साइंस कहते हैं। और जो हमारे परिघटनाओं या भविष्य के कथन को संशोधन एवं नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर देखा जाए तो विज्ञान शब्द को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, SCIENCE, जो लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया। जो ये साइंस शब्द है वो लैटिन भाषा के सिंटिया शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है जानना। सिंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना, टू नो। अगर विज्ञान शब्द की संधि विच्छेद करेंगे तो बी प्लस ज्ञान, विज्ञान। बी माने विशेष प्रकार की, ज्ञान माने जानकारी प्राप्त करना, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक विशेष प्रकार का ज्ञान या परिष्कृत ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान, है ना, परिष्कृत ज्ञान या विशिष्ट ज्ञान। ये बात रही विज्ञान की। इसी विज्ञान का हमारा एक पार्ट है विज्ञान का भौतिक। क्या एक पार्ट है? एक पार्ट है हम लोगों का भौतिक, जिसे इंग्लिश में हम लोग फिजिक्स कहते हैं। अब उसके बारे में देखते हैं कि भौतिक विज्ञान होता क्या। देखिए होता क्या है कि हम लोग अगर देखें, ब्रह्मांड का अध्ययन करें तो ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, ऊर्जा और द्रव्य। और द्रव्य से हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यों के आपस में मिलने से कुछ न कुछ निर्माण, जैसे निर्माण में अगर देखें, जैसे हम जीव जंतु पेड़ पौधे इत्यादि परिवेश की बात करें, बहुत सारे ऐसे परिवेश हैं जो पदार्थ से मिलकर बने। उन परिवेशों में देखा जाए तो फिजिक्स क्या बताता है, फिजिक्स एक प्रकार की ऐसा विज्ञान है जिसमें द्रव्य, ऊर्जा और उनकी अन्योन क्रियाओं का, द्रव्य का, ऊर्जा का और अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। या सिंपली ऐसा कहें कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, भौतिक या बनावट, किसी वस्तु का या द्रव्य का बनावट कैसा है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्यों द्वारा प्राकृतिक घटनाओं का रहस्य बताया जाता है। स्थूल, देखिए बात समझिएगा, पदार्थ की दो अवस्थाएं स्थूल और सूक्ष्म दो तरह की होती है ना, स्थूल अवस्था और सूक्ष्म। अब यही समझते हैं स्थूल अवस्था क्या है और सूक्ष्म अवस्था क्या है। सूक्ष्म का मतलब छोटा छोटा, बहुत ही छोटे आकार का, और स्थूल का मतलब बड़ा होता है ना। ऐसा ही समझे कि नमक का एक कंकड़ जो है वो स्थूल, नमक का एक टुकड़ा खाएं, रेत का एक टुकड़ा खाएं तो वो स्थूल, माफ कीजिएगा, वो क्या है, सूक्ष्म। और उसी से बने बड़े आकार का, जैसे पत्थर, बड़े नमक का बड़ा टुकड़ा उठाएं तो वो क्या है, स्थूल। तो अब उनका रहस्य क्या है, रहस्य का मतलब होता है उनके बारे में जानना, उनके बारे में
उनके साथ कौन कौन सी घटनाएं होती। जैसे हम कोई नई चीज देखते हैं या नए जानवर को देखते हैं जब, तो थोड़े देर के लिए सोचने लगते हैं कि यह जानवर क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा, कहाँ रहता होगा, ऐसा सोचते हैं ना। तो वो एक तरह से जब भी हम उसके बारे में क्या करते हैं, उसके बारे में, उसके विचारों में खो जाते हैं, उसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं, वो एक तरह से क्या होता है, रहस्य। रहस्य का मतलब ये है जिसको हम न जान रहे हैं, वो जानने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक तरह से रहस्य है। और जब हम जान जाते हैं तो रहस्य क्या होता है, खत्म हो जाता है। जैसे तो फिजिक्स के जो कार्य क्षेत्र रखे गए वो दो तरह के रखे गए। स्कोप जो है कार्य क्षेत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं स्कोप। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब रोमांच, स्कोप एंड रिमोट। जैसे आपसे कहा जाता है कि आप वो काम करिए जिसका स्कोप हो। स्कोप का मतलब ये है कि आप देख पाए उसका कार्य क्षेत्र है कि नहीं। कुछ ऐसा जीवन में सीखिए जिसका स्कोप हो, ऐसा कहते हैं, इसका स्कोप है कि नहीं। जैसे टीचिंग का स्कोप है कि नहीं। अच्छा ये बताए इंजीनियरिंग का स्कोप है कि नहीं, डॉक्टरी का स्कोप है कि नहीं। स्कोप का मतलब उसका कार्य क्षेत्र है कि नहीं। अगर कार्य क्षेत्र अगर लंबा है तो लोग उसमें जाते हैं और उस कार्य को अपना एक व्यवसाय बना करके जीवन यापन करते हैं। रोमांच, रोमांच का मतलब ये है कि आप उसके प्रति कितना आसानी से जुड़ पाते हैं, उन बातों को समझ पाते हैं। रोमांच का मतलब ये होता है कि अपने आप को संपूर्ण रूप से जुड़ना, मन लगा देना, संपूर्ण रूप से जोड़ देना, रोमांचित हो जाना, है ना। अर्थात उस समय कुछ और न सोचना, बस उसी के ऊपर। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, किताब खोलते हैं, लेकिन दादी, मामी, मौसी, व्हाट्सएप, फेसबुक सब याद आते हैं, है ना। तो इसका मतलब आप रोमांच में नहीं, एक्साइटमेंट में नहीं उसके प्रति। लेकिन उस समय को याद करिएगा जब कोई क्वेश्चंस को आपने इतना कंसंट्रेट होकर के खुद से लगाया, या गुरु जी के पढ़ाते समय उन बातों को सुनते समय हो गए, तो ये एक तरह से क्या एक्साइटमेंट है। आपने एक्साइटमेंट रखा, अपने अंदर रोमांच रखा ना। तो भौतिकी का कार्यक्षेत्र और रोमांच क्या है, अर्थात इसके बारे में जहां जो बताया जाता है वो कितना बढ़िया है और इसका कार्यक्षेत्र क्या है, समझते हैं। देखा जाए तो भौतिकी का अभी मैंने चर्चा किया था कि इसके दो क्षेत्र हैं, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक, अर्थात बड़े आकार का अध्ययन और छोटे आकार का अध्ययन, है ना। फिजिक्स मतलब बनावट, और बनावट का मतलब आकार और आकृति। आकार, आकृति, रूपरेखा। आकार, आकृति, रूपरेखा। आकार बड़ा भी है, आकार छोटा भी हो सकता है। बात समझे। तो स्थूल क्या होता है, स्थूल का मतलब स्थूल प्रभाव क्षेत्र कहाँ जाता है, प्रयोगशाला में, पार्थिव में, खगोलीय स्तर की परिघटनाएं जितनी भी होती हैं वो कहाँ जाता है, स्थूल में जाता है ना। स्थूल का मतलब हमने कहा बड़े विभाग, या ऐसा कहें बड़े बड़े बड़े, या ऐसा कहें कि हम लोग कि ऐसे कार्य क्षेत्रों से हम जुड़े जिनका जो सीमा हो क्या हो, सीमा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र क्या हो, दूर दूर तक हो, बड़ा हो। जैसे खगोलीय क्षेत्र की अगर बात करें तो खगोल क्या है, खगोल का मतलब सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, नक्षत्र जितने भी हैं उनको ले लें, तो इनके बीच क्या है, दूरियां है ना। प्रयोगशाला में हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई प्रयोग करते हैं। और पार्थिव शब्द का मतलब जो हमने कहते हैं पार्थिव शरीर। पार्थिव शरीर का मतलब अब उनसे प्राण निकल चुका है, अब वो बचा हुआ भाग उसका अध्ययन कर, उसको रखें अपने पास। पार्थिव का मतलब अलग हो जाना, कोई चीज है उसमें से आपने कुछ चीजें उसमें से निकल गई हैं और वो जो बचा उसी पर क्या आपने अध्ययन प्रारंभ कर दिया, ठीक। तो इसका अगर बात करें स्थूल की, तो इसके कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसके 5 क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे। एक क्षेत्र यांत्रिकी का, उष्मागतिकी का, दोलन तथा तरंग प्रकाशिकी का और वैद्युत गतिकी का। अर्थात फिजिक्स जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीजें एक एक टॉपिक में या खंड में आपके पास आएंगी, और टॉपिक और खंड में जब आ रही होंगी तो वो क्या आएगा, यांत्रिकी आएगा।
यांत्रिकी का अर्थ क्या होता है? मैकेनिक। कहते हैं मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मैकेनिकल इंजीनियर का अर्थ ये है कि उसको अपने कार्यक्षेत्र किसके बीच रखा है? वो किसके बीच रखा है? कण, दृढ़ और विरूपणशील पिंडों तथा कणों के निकाय की साम्यावस्था एवं कम चाल पर गति का अध्ययन किया जाता है ना? गति का अध्ययन मैकेनिक्स में किसके? कण का या दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड मतलब इस मार्कर को हम दृढ़ पिंड समझ सकते हैं, जिसको बाय बल लगाया जाए और उसके आकार आकृति में नहीं परिवर्तन होता, उसे दृढ़ पिंड बोलते हैं। विरूपणशील, विरूपणशील है ना? विरूपणशील पिंड का मतलब ये है कि ऐसे भी देखिए होता क्या है, आप पढ़ेंगे हम लोग विरूपण, है ना? विरूपण या जिसे बोलते हैं विकृति शब्द से आया विरूपण। विकृति क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि सूखता है, उसको दबा दीजिए, छोड़ दीजिए, पुनः उसा हो जाएगा। तो विकृति इसी को बोलते हैं। जब किसी वस्तु को दबाएं उसके आकार थोड़ा सा मतलब उसकी एक चीज पढ़ेंगे प्रत्यास्थता। और प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता मतलब प्रत्यास्थता की एक सीमा होती है। जैसे कोई रबर है, खींच दीजिए, इतना ना खींच दीजिए टूट जाए, मतलब खींचिए और वहीं तक खींचिए जहां लग सके, ज्यादा मत खींच दीजिए टूटा जाए। तो वो एक लिमिट होता है। उस लिमिट के भीतर कभी भी किसी भी वस्तु पर कोई बल आरोपित करते हैं, तो जब बल आरोपित करते हैं तो उसके बीच क्या होता है? आकृति में परिवर्तन। तो जो शब्द रखा गया विरूपणशील, वो समझ गए होंगे आप। तो कणों के निकाय, निकाय जैसे मान लीजिए कणों का निकाय का अर्थ समझते हैं। हमारा जो बॉडी है या ये पेन है, एक सिस्टम, एक ही कण नहीं, बहुत सारे से सिस्टम। एक कार को देखिए तो कणों का एक निकाय है। एक आप साइकिल को देखिए तो बहुत सारे कणों का एक निकाय है ना? और एक मोटरसाइकिल, चाहे कोई भी चीज देखिए, भैंस, गाय, कुत्ता, बिल्ली, सारी चीजें क्या है? कणों का एक निकाय, एक सिस्टम मान सकते हैं। तो कणों के निकाय, ठीक। साम्यावस्था, निकाय की साम्यावस्था, साम्यावस्था रुकी हुई अवस्था पर अध्ययन करिए। कम चाल पर मतलब धीरे धीरे चले तब अध्ययन करें। उन गतियों का अध्ययन करते हैं किसके बीच? यांत्रिकी के बीच। यह न्यूटन के गति विषयक नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित विषय, अर्थात यहां पर इस क्षेत्र में यांत्रिकी में न्यूटन का गति विषयक नियम भी पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण भी पढ़ेंगे, और साथ साथ इसमें बल, द्रव्यमान, त्वरण, जड़त्व, रेखीय संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आदि का भौतिक राशियों का अभिधारणा, अभिधारणा मतलब परिभाषा, प्रस्तुत किया जाता। किसके में? यांत्रिकी। बात समझे? यांत्रिकी में इन सारी चीजों का, सारी बातों का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिजिक्स का एक, फिजिक्स में किसका? स्थूल अवस्था का एक क्षेत्र रख दिया गया। स्थूल अवस्था में एक क्षेत्र रखा गया और जिसे यांत्रिकी कर। इसके बाद जब इसका अध्ययन कर लेंगे तो आपका एक खंड आएगा उष्मागतिकी। उष्मागतिकी जो खंड होगा, जिसमें से हम लोग उष्मा के बारे में सीखेंगे टोटल, और उष्मा में कौन कौन सी परिघटनाएं घटती हैं, और उसके अंतर्गत यांत्रिकी की तुलना में, इसके अंतर्गत यांत्रिकी की तुलना वस्तुओं के समग्र गति पर विचार नहीं करते, बल्कि स्थूल संतुलन की निकाय पर विचार किया जाता है, जहां ताप, उष्मा, कार्य, उष्मा रूपांतरण, आंतरिक ऊर्जा आदि का अध्ययन करें। वहीं पर हम लोग जूल का नियम भी पढ़ेंगे, उष्मागतिकी का प्रथम नियम भी पढ़ेंगे, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम पढ़ेंगे, और ये उष्मागतिकी चैप्टर में ही न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ेंगे, है ना? तो ये सारे निकाय जो होंगे या सारे सिस्टम होंगे वो उष्मागतिकी मतलब जो उष्मी प्रभाव के अंतर्गत जितनी भी गतियां या क्रियाकलाप होंगे वो सभी किसके अंदर आएंगे? थर्मोडायनामिक्स, है ना? तब ये मत पूछना गुरुजी कोई उष्मागतिकी इंजीनियर होता है क्या? ऐसा भी हो सकता है, कोई पूछ सकता है गुरुजी मैकेनिकल इंजीनियर तो आप बता दिए, अब मुझे बताइए कोई उष्मागतिकी इंजीनियर होता है क्या? उष्मागतिकी इंजीनियर नहीं होता है। बात ये आती है कि हम एक ट्रेड की बात करें अगर, तो अपने अपने एक ट्रेड बनाएं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो उसमें एक विशेष होता है कि वहां उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, उस ट्रेड से वो किस क्षेत्र में कार्य करेगा उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, अब बात आती अगले खंड की। अगले खंड पर देखें तो अगला खंड जो है दोलन तथा तरंग। दोलन और तरंगों में क्या होता है? दोलन तथा तरंग, इसके अंतर्गत हम वस्तुओं के कंपन,
कंपन से उत्पन्न विक्षोभ तथा इसके संचरण ध्वनि से संबंधित अध्ययन करें। ये अच्छा खंड होता है दोलन तथा तरंग। आपका फर्स्ट ईयर का फिजिक्स बड़ा अच्छा है। इसमें आपको क्या क्या सिखाएगा, आपको ये सिखाएगा कि हमारा अभी इसी के पहले क्या देखें, हम फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में हम लोग क्या सीख रहे होंगे। फर्स्ट ईयर के फिजिक्स में हम लोग यहाँ पर अभी तो कुछ बातें सीखेंगे, बल, द्रव्यमान, त्वरण, जड़त्व, रेखी संवेग, कार्य, ऊर्जा, शक्ति इत्यादि सीखेंगे। साथ साथ उसमें गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत, जैसे गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत घटनाएं, गुरुत्वाकर्षण तो जानेंगे ही जानेंगे, उपग्रहों की गति, पलायन वेग इत्यादि ऐसे उपग्रहों की चाल, ये सब चीजें अध्ययन करेंगे। किसी सैटेलाइट को सेट करना, ये सारी चीजें अध्ययन करेंगे। उष्मागतिकी में हमने अभी बताया न्यूटन का शीतलन नियम, उष्मागतिकी का प्रथम नियम, और उष्मीय प्रभाव हमारे चारों तरफ किस तरह से होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ साथ जैसे एज फॉर एग्जाम्पल के लिए आप सुने होंगे कि बर्फीले क्षेत्रों में नदियां जम जाती फिर भी मछलियां नीचे जिंदा रहती हैं, क्यों? बात इन सब चीजों को हम लोग किसमें अध्ययन करेंगे, उष्मागतिकी में। दोलन तथा तरंगे, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम जब बोल रहे हैं तो हमारी आवाज आपके पास जा रही है, या बाजा जब बजाया जाता है तो उसकी आवाज आपके पास, हारमोनियम बजाया जाता है उसकी आवाज आपके पास जाती है ना। तो हम लोग वहां एक गति पढ़ेंगे, वो क्या होगा, तरंग गति होगा। उस तरंग गति में हम लोग ध्वनियों, जितनी भी प्रकार की हमारे पास क्या है ध्वनियां हैं, उन ध्वनियों से संबंधित किस तरह की गति है। जैसे वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आता है डॉपलर इफेक्ट, और उसी तरह से ध्वनियों की गति के आधार पर डॉपलर इफेक्ट बने तो ट्रेन का आना, ट्रेन का जाना, है ना, कि सिग्नल किस तरह से मिलना, ये सारी चीजें उससे किससे जुड़ी होती है, दोलन तथा तरंग। अर्थात दोलन तथा तरंग अपने आप में बहुत ही हमारे परिवेश में देखा जाए, जैसे हम लोग रेडियो, टीवी इत्यादि देखते हैं, मोबाइल सिग्नल चलाते हैं, उसमें एक और पार्ट्स की जरूरत होती है जानने की, दोलन तथा तरंगे। ये किस क्षेत्र का है, स्थूल अवस्था। किस अवस्था में हम चलो जाए, स्थूल अवस्था में कौन सा एक खंड आएगा, दोलन तथा तरंगे, जहां पर हम लोग उत्पन्न विक्षोभ, जैसे लहर आना और पानी के ऊपर लहर का हिलना, और आप सीखेंगे जैसे मान लीजिए रस्सी में कंपन, झूले का कंपन, है ना, किसी एक घटना पढ़ेंगे हम लोग अनुनाद, किसी भी जब भी कोई सैनिक किसी का टुकड़ा किसी पुल को पार करता है तो कदम से कदम मिला के चलना छोड़ देता है, ये भी सीखेंगे, है ना। बम के अचानक फूटने से दीवारें क्यों फट जाती हैं, कांच के टुकड़े क्यों टूट जाते हैं, ये सब चीजें किसमें, दोलन तथा तरंग में सीखेंगे। अब आएगा आपका अगला खंड जो फर्स्ट ईयर का नहीं होगा, सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, और बहुत सारी प्रकाश की क्रियाएं, जितने भी प्रकाश के अंदर आधारित परिघटनाएं हैं उस प्रकाश के अंदर, जैसे हम लोग बनाते हैं क्या, चश्मा बनाते हैं, या हम लोग बहुत सारे उपकरण सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी बनाते हैं इत्यादि ऐसे यंत्र बनाते हैं। कारों के आगे शीशे को बनाते हैं, बगल में भी एक मिरर बनाते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश पर आधारित घटनाओं से वस्तुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो किस प्रकार से वो घटनाएं होंगी उसका अध्ययन हम लोग किसमें करेंगे, प्रकाशिकी के अंतर्गत करेंगे। अगली बात हम लोग सीखेंगे वैद्युत गतिकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। वैद्युत गतिकी जिसमें से हम लोग आवेश का प्रभाव, जिसमें जहां हम लोग कुलाम्स लॉ से लेकर के चुंबकीय वस्तुओं से संबंध वैद्युत एवं चुंबकीय परिघटना का अध्ययन करें। वैद्युत गतिकी वो एक आएगा इलेक्ट्रोस्टेट, और एक आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद मैग्नेटिज्म, उसके बाद आएगा लास्ट तक चलकर मैग्नेटिज्म के बाद हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे। ये सारे कुल मिलाकर के लगभग 11 चैप्टर्स हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, जहां पर हम लोग विद्युत के बारे में सभी चीजें पढ़ते हैं। और उसको पढ़ने से क्या है, जैसे हम लोग आज वैद्युत गतिकी हम लोग इसी से फैन चला रहे हैं, इसी से बहुत सारे विद्युत से हम लोग बहुत सारे उपकरण चला रहे हैं, तो ये सारे अध्ययन हमारा कहाँ चला जाता है, वैद्युत गतिकी। ठीक, ये पीछे अभी हम लोगों ने चर्चा किया था माइक्रोस्कोपी, और ये है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी का मतलब ये होता है कि सूक्ष्म, जो पदार्थ की एक अवस्था होती है सूक्ष्म अवस्था, और सूक्ष्म अवस्थाओं में सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंदर परमाणुवी, आणविक और नाभिकीय परिघटनाएं आती, क्योंकि
परमाणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ के या तत्व का एक छोटा सा भाग होता है जो विभाजित भी होता है, जिससे हम लोग कहते हैं परमाणु किसे कहते हैं, परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जो विभाजित किया जाता है और जिनसे अणु बनते हैं। जैसे हाइड्रोजन परमाणु और H2 अणु है, और हाइड्रोजन विभाजित इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में होता है ना, और ये बिना अपघटित हुए किसी रासायनिक अपक्रिया में क्या करते हैं, भाग ले लेते हैं। अर्थात H2 के साथ ऑक्सीजन मिल करके एक रासायनिक क्रिया करके H2O बनाता है, तो एक तरह से क्या है, बिना अपघटित हुए रासायनिक अपक्रिया में भाग ले लेता है। तो हम लोगों का एक फिजिक्स आएगा एटॉमिक फिजिक्स और एक आएगा न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग एटम के बारे में पढ़ेंगे और परमाणु के नाभिक के बाहर होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है ना। जो परमाणु एटॉमिक फिजिक्स होता है, बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये सारे खंड आपके फिजिक्स के हैं और ये टोटल खंड ही आगे चल करके यही जो सारे खंड है जो 11-12 में पढ़ रहे हैं, यही खंड जो है थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन में चलते चले जाएंगे। इससे ज्यादा आपको फिजिक्स में कुछ और चीजें नहीं मिलती हैं, और मिलती हैं हम ही नहीं करें, इससे ज्यादा मिलती नहीं। मेरे कहने का मतलब इसी से जुड़ी हुई सारी चीजें आगे बढ़ जाए। जैसे अगर आप किसी भी चित्र का, जैसे मान लिया जाए टेंट लगाना हो, किसी को कहीं पर कोई शादी विवाह पड़ जाए और टेंट लगा, तो जहां तह बांध और ले जा पूरा गौवा भर बांधे हर भर, कोई मतलब नहीं। जब तक वो निश्चित क्षेत्र और दायरे में नहीं रहेगा, उसको दायरा नहीं पता रहेगा, वो बनता रह जाएगा, कभी खत्म नहीं। तो आप इसको जानने से क्या जान रहे हैं कि फिजिक्स के दायरे क्या क्या हैं। अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशन है दायरों का, जिसको आप जान रहे हैं कि दरअसल फिजिक्स है क्या, और फिजिक्स में हमारे कौन से टॉपिक जुड़े होंगे और कहां कहां जुड़े होंगे। तो अभी आपने देखा कि हम लोग जो सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक का अध्ययन करेंगे वो परमाणुविक, आणविक और नाभिकीय होगा, और उसमें 2 भाग रखेंगे। परमाणुविक भाग 2 भाग, परमाणु का 2 भाग होता है। नाभिकीय भाग होता है एक नाभिक के भीतर जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और नाभिक के बाहर त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। तो जो नाभिक के बाहर की घटनाएं हम लोग एटॉमिक फिजिक्स में अध्ययन करते हैं, है ना, और उससे नाभिक के बाहर की जो भी घटनाएं होती हैं उसे नाभिकीय भौतिकी या न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। आप देखेंगे, सुने होंगे न्यूक्लियर बम का नाम, है ना, न्यूक्लियर बम, और सुने होंगे परमाणु बम। जैसे आप सुने होंगे कि भारत भी परमाणु बम बनाया। परमाणु बम का प्रयोग सबसे पहले कहां हुआ था? भारत में सबसे पहले कहां हुआ था? पोखरण, राजस्थान। और हमारे देश के महान वैज्ञानिक कौन? APJ अब्दुल कलाम ने करवाया था परमाणु बम का प्रयोग। आपको एक मूवी आई होगी परमाणु करके, है ना, जिसमें बताया गया कि किस तरह से आइडिया लगा करके, दिमाग लगा करके, अमेरिका का दबाव होने पर भी किस तरह से परमाणु बम बना करके उसका परीक्षण राजस्थान में किया गया। क्योंकि ऊपर सैटेलाइट लगा रहता है और इस सैटेलाइट से सभी देशों की निगरानी किया जा रहा था अमेरिका द्वारा, लेकिन उनको ये पता था कि किस किस समय पर ये सैटेलाइट उस क्षेत्र पर काम नहीं करेगा। किसको पता चल गया? APJ अब्दुल कलाम को। उसी समय के बीच यह काम करके परमाणु बम को बनाने में सफलता प्राप्त की गई, है ना। तो वो जो परमाणु बम बना वो एक तरह से वेपन, एक हथियार है। किसके लिए? आगे आने वाले अन्य देशों से लड़ने के लिए या उनसे बचने के लिए। तो एटॉमिक, न्यूक्लियर वेपन और एटॉमिक वेपन, अर्थात हमारे पास परमाणु हथियार और नाभिकीय हथियार होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे जब नाभिकीय विखंडन, तो आप देखेंगे कि किस तरह से छोटे से बमबारी से एक बड़ा विस्फोट किया जा सकता है। आप छोटा सा पटाखा ही देख लीजिए, पटाखे से उतनी ज्यादा आवाज क्यों आती है? उस पटाखे से इतनी ज्यादा आवाज क्यों आती है? जैसे जैसे पटाखे का आकार बढ़ता जाता, आवाज भी बढ़ती जाती है, प्रभाव भी बढ़ता चला जाता। आप देखे होंगे कि अगर उसी पटाखे को, उसमें बहुत सारे अध्ययन करेंगे, उस पटाखे के पास एक तो चीज आप देखेंगे, उसका ध्वनि सुनेंगे,
उस पटाखे के पास प्रकाश देखेंगे और उस पटाखे का एक प्रभाव देखेंगे। कौन सा प्रभाव? अगर उस पटाखे को किसी डब्बा में भर के फोड़ दीजिए तो डब्बा फट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? हम दोलन एवं तरंगे सीखेंगे। दोलन एवं तरंगे क्या होता है? जैसे मान लिया जाए, ये देखिएगा, लकड़ी तोड़े होंगे, दतवन तोड़े, दतवन, तो दतवन कैसे तोड़ते हैं? ऐसा पकड़ते हैं, टूट जाता है। आप देखे होंगे कि ऐसे 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 खूब हिलाते हैं। क्यों हिलाते हैं? उसका कंपन कराते हैं, और जब कंपन कराते हैं तो उसका जो कांटेक्ट होता है, जहां कंपन का धीरे 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 छूट जाता है। आपसी कांटेक्ट धीरे धीरे क्या होता है? छूट जाता है, और दतून तोड़ के अलग कर ले। गुरु जी हम ऐसा करता ही नहीं, हम लेते हैं खुरपी या लेते हैं क्या बोलते हैं, कणसा, दही काट देते हैं। हम वो बात नहीं कर रहे, लेकिन दतवन जो लोग ऐसे तोड़ेंगे कंपन करा के, उनका एक प्रयोग बताए। उसी तरह से जब आप क्या फोड़ते हैं, बम या पटाखा फोड़ते हैं किसी बॉक्स में रख करके, उसको चिथड़े उड़ा देता है। क्यों उड़ा देता है? क्योंकि वो एक तुरंत का एक ऊर्जा क्या करता है, परमाणुओं पर अप्लाइड, जब वो फूटता है, मतलब उसमें विखंडन जब होता है तो एक भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है, और भारी मात्रा में जब ऊर्जा निर्मुक्त होती है तो उसका आपसी टकराव ध्वनि ऊर्जा में बदल जाता है, और आपसी टकराव से ध्वनि ऊर्जा के साथ साथ जब वो फटता है तो फटते समय आपस की वस्तुओं का कंपन करा देता है। जैसे कहेंगे भूकंप आएगा तो घर गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? ये घर इसलिए गिर जाएगा कि अगर भूकंप के झटके तेज हुए तो ये कंपन जब भी कभी होता है जहां से, तो उस संपर्क को क्या करता है, तोड़ देता है, और जब संपर्क टूटते हैं तो उसका क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है ना। तो उसी तरह से जब हम लोग पटाखा फोड़ते हैं तो पटाखा फोड़ते समय जो चीजें चिथड़ों में टूटती हैं तो उनका आपस में संपर्क क्या होता है, छूट जाता है, और वो टूट करके क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, है ना। तो एक चीज और समझेंगे कि जो कोई भी ऊर्जाएं जो होती हैं वो अपने आप में छोटे से लेकर के बड़ी, जैसे आप देख पा रहे हैं हवा अभी ये चल रहा है, या पंखे का या सामान्य हवा बाहर चलता है तो आप प्रभावित नहीं होते, लेकिन जब ये तूफान के रूप में आता है तो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। पानी का प्रवाह नाली में जब चलता है तो प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अभी इतनी तेज बारिश हो या लहरें बहुत तेज आए, देखिए समुद्री किनारों पर जितने भी घर होते हैं, या अभी देखेंगे फ्लड, बाढ़ जब आती है तो अब आप देखेंगे भारी मात्रा में किस तरह से नुकसान पहुंचे। तो कोई भी जो द्रव्य है वो उसके पास ऊर्जा, और जो ऊर्जा वह द्रव्य, ऊर्जा और द्रव्य एक दूसरे के क्या तुल्य हैं। तो इसका प्रभाव आप देख पाएंगे, प्रभाव आप देखेंगे कि कोई भी द्रव्य अपने आप में कमजोर नहीं। जब वो अपना विकराल रूप धारण करता है, विकराल रूप का मतलब ऊर्जा को एकत्रित कर लेता है, तो उसके पास क्या होता है, और वो ऊर्जा जब विकराल रूप धारण करती है तो हमेशा नुकसान करती है। उसी तरह से सेम जब हम लोग क्या करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई, लेकिन जब गुस्सा में आते हैं तो सारा ऊर्जा बटोर के लाते हैं कहां पर, चेहरे पर। कहां लाते हैं, चेहरे पर। और जब विकराल रूप आप भी धारण करते हैं तो कुछ न कुछ नुकसान करते हैं, फायदा नहीं कर पाते। बात समझे? तो ये ऊर्जा का प्रभाव होता है। ऊर्जा और द्रव्य एक दूसरे के तुल्य, जहां द्रव्य वहां ऊर्जा, जहां ऊर्जा वहां द्रव्य, है ना। दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं है तो दूसरे का अस्तित्व तो नहीं होता। तो फिजिक्स में हम लोग ये सारी बातें पढ़ेंगे और आगे सीखेंगे।